नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वेदांत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और ये चैप्टर लिखा गया है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा। तो हमने चैप्टर को लास्ट 2 सेशन से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है। जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मनोहर श्याम जोशी जी ने किस तरह से यहाँ पर इस पाठ में बताया है कि कैसे जो धीरे धीरे जो हमारा समाज है, देखिए जब हमारी स्वतंत्रता यानी कि 1947 के बाद, आजादी के बाद किस तरह से हमारा समाज जो है आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और विकास के का जो है रोज एक नई सीढ़ी को विकास की चढ़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी नई उपलब्धियां हमें प्राप्त हो रही हैं, बहुत सारी नई उपलब्धियां हमारे सामने आ रही है, बहुत सारी नई उपलब्धियों को ये आधुनिक भारत जो है समेटे हुए है। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरी ओर ये मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जो मूल्य हैं कि किस तरह से आधुनिकता में मनुष्य ने अपने आप को भी, अपने नैतिक मूल्यों को भी, अपने एक कर्तव्यों को, अपने एक तरह से बहुत सारी चीजें उसने यहाँ पर चेंज कर ली हैं, यानी कि वो नैतिक मूल्य कहीं घिसते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये वाई डी पंथ, जो कि एक सेक्शन ऑफिसर हैं, उनके बारे में है और किस तरह से उन्होंने, किस तरह का उनका प्रारंभिक जीवन जो रहा जब स्कूली शिक्षा वो कर रहे थे या उसके बाद जैसे वो नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, उस टाइम पे कितने लोगों से वो मिले, कैसे उनके जीवन पर उनका प्रभाव पड़ा और कैसे अभी तक जो है वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं और कैसे एक तरह से वो जुड़े हैं उन चीजों से, यानी कि वो अपने बच्चों की तरक्की को, अपने परिवार में आए चेंज को एक तरह से स्वीकार करते हैं, यानी कि वो खुश होते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं, अपने तौर तरीकों को नहीं बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि जनरेशन गैप के कारण जो उनको, उनके परिवार में उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चों के साथ उनके कुछ मतभेद हमें दिखाई देते हैं और कुछ जुमले हैं जिनसे वो ये सब चीजें स्पष्ट करते हुए हमें दिखाई देते हैं, जैसे जो हुआ होगा या समहाउ इम्प्रॉपर या और भी बहुत सारी। तो लास्ट सेशन तक हम काफी सारी चीजें जो है पढ़ चुके थे और जैसे मैंने बताया कि वाई डी पंत यानी कि यशोधर पंत जी के जीवन में उनके जो किसनदा थे, यानी कि जब उन्होंने क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल मैट्रिक की परीक्षा जब उन्होंने पास की थी, उसके बाद जब वो दिल्ली आए थे, तो वहां पर जब वो किसनदा, जो कि जितने भी पहाड़ के जितने भी लड़के वहां पर जाते थे नौकरी के पर्पज से, तो एटलीस्ट सबसे पहली जो शरण होती थी वो किसनदा के वहां पर वो लेते थे, क्योंकि वो एक मतलब वहां पे बहुत सारी, क्योंकि दिल्ली जो है बहुत बड़ी है, बहुत सारे अलग अलग तरह के जो लोग वहां पर हैं, तो एक अपने पहाड़ का व्यक्ति है, उसकी हेल्प करनी है, उसकी मदद करनी है। तो इस तरह से वो उनके लिए, मतलब उनको रहने का एक ठिकाना भी देते थे, खाने पीने के लिए उनके लिए रसोई भी उन्होंने बनाई थी, तो एक मदद हो जाती थी। तो सबसे पहले जब जो वाई डी पंत हैं वो भी वहीं पे गए थे किसनदा के क्वार्टर में, उनका 2 रूम का वहां पर 2 या 3 रूम का जो है सेट था वहां पर, तो उसमें वो रहते थे। और हाँ, क्योंकि उस टाइम पे वाई डी पंत, यशोधर पंत जो थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी की नहीं थी, क्योंकि 18 साल के बाद ही सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कि कैसे ये अब अपने परिवार को पैसे भेजेगा, क्योंकि घर वाले इसी उम्मीद से भेजते हैं बच्चों को। आपने देखा होगा आपके दादाजी या आपके मामा जी, आपके नाना जी आपको कहानियां सुनाते होंगे कि किस तरह से वो 13-14 साल की उम्र में घर से निकल जाया करते थे नौकरी की तलाश में। तो उस टाइम पे वाई डी पंत जो है वो भी
इसी तरह से निकले और उन्होंने भी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर एक तरह से स्ट्रगल किया। लेकिन जो किसनदा थे उनका उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि किसनदा ने ही उन्हें वहां पर उस टाइम पे एक तरह से रखा था। उनको जब वो शुरुआत में गए थे तो उन्हें कपड़े बनवाना उनके लिए, और उन्हें एक तरह से वहां पर रसोइये की मैच में रसोईया बना देना, ताकि ये बोर भी ना हो, इसका दिमाग जो है गलत रास्ते पर ना जाए, और उससे वो कुछ पैसे भी अर्न कर सके। तो वो सब चीजें करके उन्होंने यहाँ पर यशोधर पंत जी को रख लिया था। उसके बाद जो है वो हमेशा उनके टच में रहे, हमेशा उनको फॉलो करते रहे, हमेशा उनकी बातों को ध्यान करते रहे, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे की एज होती है, जैसा उसको एक मतलब वो किसी को अपने जीवन का एक रोल मॉडल बनाता है कि मुझे इसकी तरह बनना है, ठीक है ना। जो हम 13-14 ईयर्स के होते हैं या 15, तो एक ये किशोरा अवस्था होती है, और इस टाइम पे जो है बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और वो एक रोल मॉडल भी सेट करता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, किस तरह का बनना है। तो सेम इफेक्ट पड़ा था किशनदा का यशोधर पंत जी पर। तो वो अपने जीवन को जो है उसी तरह से आगे लेकर जाते हैं, और अब जब उनकी शादी को आज 25 साल पूरे हो गए हैं, तो आपने देखा कि किस तरह से वो अपने ऑफिस में जो उनके एक तरह से सहकर्मी हैं, कैसे उनको बधाइयां देते हैं 25वीं सालगिरह की, और सेलिब्रेशन की मांग करते हैं, सेलिब्रेट करने की मांग करते हैं। तो वो बिल्कुल इसको अंग्रेजों की चोचले कहकर बिल्कुल उसको सिरे से नकार देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये सब नहीं होता, ये सब अंग्रेजों के चोचले हैं। तो वो कहते हैं कि चलिए आप हमारे साथ एटलीस्ट यहाँ पर मत रुकिए, सेलिब्रेट मत कीजिए, तो चाय और समोसे के पैसे तो दे दीजिए। तो सोचिए उस टाइम पे वो भी उन्होंने किसनदा से एक हैबिट सीखी थी कि कभी भी जो जेब है वो खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें एटलीस्ट कुछ पैसे होने चाहिए। तो उनके उस टाइम पे उनके पॉकेट में जो है 150 रुपए जो है हमेशा रहते थे, ये सबको पता था। तो जब ऑफिस के सभी लोगों ने उनसे पार्टी की मांग की, तो उन्होंने पहले 10 रुपए और उसके बाद 20 रुपए जो है ऑफिस के लोगों को दिए चाय और समोसे के लिए पैसे। तो मुझे लगता है काफी थे उस टाइम पे 30 रुपए। और उसके बाद अब वो घर की तरफ निकल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि किस तरह से वो जो घर की तरफ रास्ते में निकलते हैं, तो वो उसी जो 3 रूम वाला जो किसनदा का क्वार्टर है वहां के रास्ते से निकलते हैं, और वो देखते हैं तो उन्हें किसनदा की वो पूरी बातें फिर से जो है पुरानी यादों में वो खो जाते हैं, और उनको बहुमंजिला इमारतें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए वो आज भी उसी सरकारी क्वार्टर में है। और एक बार क्योंकि वो क्वार्टर बहुत पुराने हो गए थे, तो उनमें काफी ज्यादा टूट फूट हो गई थी, तो उन्हें जब क्वार्टर चेंज करने के लिए ऑफर मिला, तो भी उन्होंने पास का ही जो क्वार्टर खाली था वहीं पर अपना रूम चेंज किया, क्योंकि उन्हें 6ठी मंजिल पर जो कमरा मिल रहा था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और रास्ते में जब वो जाते हैं तो उनका, अब देखिए ये पूरा आपके प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं, सारे प्रश्न जैसे मैंने कहा इस बुक से आपके लॉन्ग आंसर टाइप जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से किसनदा के बारे में सोचते हुए वो आगे निकलते हैं, तो सबसे पहले उनका रूटीन क्या है ऑफिस से निकलने के बाद, 8 बजे वो घर क्यों पहुंचते हैं। तो उनका रूटीन है कि वो पहले ऑफिस से जाते वक्त बिरला मंदिर जाते हैं, उसके बाद वो पहाड़गंज जाते हैं, वहां से सब्जी वगैरह खरीदते हैं, उसके बाद वो जाते हैं अपने उन लोगों से मिलने के लिए जिनसे जो उनके काम होते हैं, अधूरे काम या कोई भी चीजें, उनसे मिलने, और होते होते वो 8 बजे घर पहुंचते हैं। और ये रूटीन उन्होंने इसलिए अपनाया है क्योंकि घर पर उनके जो पत्नी और बच्चे हैं, अब वो समय के साथ, आधुनिकता के साथ, मॉडर्नाइजेशन जो है किस तरह से चेंज ला रहा है परिवारों में, वो उनको घर पर दिखाई देता है। अब उनकी पत्नी ने जो है अब पहनने ओढ़ने के तरीके बदल लिए हैं, खाने पीने के तरीके बदल लिए हैं, रहन सहन चेंज हो गया है, और इस कारण उनके बच्चों के साथ उनके कई बार मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को उनका इस तरह से बिरला मंदिर जाना, सत्संग सुनना और पैदल जाना, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो कहते हैं अभी आप इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। तो इस कारण काफी मतभेद चलता है उनमें और उनकी पत्नी और उनके बच्चों में। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो 8 बजे ही घर पहुंचे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब उन्होंने किसनदा के बारे में बात की थी, अब उनका जब किसनदा जो है एक तरह से वो बुढ़ापे की बात करते हैं, तो बुढ़ापा किसनदा का भी कभी सुखी नहीं रहा।
क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि उनके जितने भी बाकी जो लोग थे उन्होंने जब वो रिटायरमेंट हुए तो उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने शादी की थी, किसंदा ने शादी नहीं की थी, तो उन्होंने जब शादी हो जाती है तो परिवार बढ़ता है, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, एक घर की तलाश सबको होती है। तो उनके जितने भी मित्र थे सबने जो है घर बनाया, परिवार जो है बसाया। और लेकिन किसंदा ने जो है क्या किया, जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद पास में ही, क्योंकि सरकारी क्वार्टर खाली करा दिया गया, पास में ही उन्होंने जो है एक किराए पर कमरा ले लिया, वहां पर भी वो 1 साल रहे। उसके बाद 1 साल बाद वो फिर से गांव वापस लौट गए और वहां पर उनकी 1 साल में ही मृत्यु हो गई। और जब गांव वालों से उनकी मृत्यु का कारण पता चला तो सबने जो हुआ होगा कहकर बात को वहीं समाप्त कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर उनका कोई परिवार होता, उनकी फैमिली होती, उनका कोई जानने पहचानने वाला होता कोई, तो शायद उनकी मृत्यु का कारण पता होता, भले ही कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो कोई कहता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गांव वालों ने सिर्फ जो हुआ होगा कहकर बात को खत्म कर दिया। अब वो मन ही मन ये स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बच्चे बीवी अधिक सुलझे हुए हैं। यानी कि आज का जो समय है ये यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि आप किसी को नहीं बात करेंगे, किसी को नहीं पूछेंगे, किसी से एक तरह से अपना किसी से अपना मतलब नहीं रखेंगे तो आप आगे चले जाएंगे। आज के टाइम में हर एक इंसान से मेल जोल बनाकर रखना होता है, हर एक तरह से समाज के हर एक चीज को फॉलो करना होता है, जो समाज के नियम है। तो उनको इस बात को मन ही मन स्वीकार करते थे कहीं ना कहीं कि उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने दुनियादारी के सिद्धांतों को जो है समझा हुआ है और काफी सुलझे हुए हैं। यानी कि जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है उस तरह से वो भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं, समाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नई चीजें जो है उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। परंतु वे अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ पाए, वे अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते थे और वे मकान भी नहीं लेंगे। और उन्होंने ये मन ही मन सोचा था, जिस तरह से उन्होंने वो किसंदा को, जैसे मैंने कहा था ना, काफी इफेक्ट उन पर किसंदा का जो पड़ा था, तो उन्होंने ये सोचा था कि वो मकान भी नहीं लेंगे। यानी कि किसंदा का कहना था, क्योंकि किसंदा का कहना था कि वो जो मूर्ख लोग होते हैं वही मकान बनाते हैं, उसपे सयाने उनमें रहते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं वो मकान बनाते हैं। ये किसंदा का कहना था, क्योंकि उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनको कभी ऐसी नीड नहीं हुई, कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं आई। और क्योंकि सरकारी नौकरी में थे तो लाइफ टाइम उन्होंने किराए जो सरकारी क्वार्टर था उसमें अपना जीवन व्यतीत किया और अंत में जो 1 साल लगभग वो वहां पर किराए के क्वार्टर में रहे और उसके बाद वो गांव अपने पुश्तैनी घर में चले गए। तो उन्होंने कहा कि उनका एक और मतलब एक सिद्धांत था कि जो समझदार लोग होते हैं वो मकान नहीं बनाते, जो मूर्ख लोग होते हैं वो मकान बनाते हैं और सयाने जो होते हैं वो उन मकानों में रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर अपने गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। और वे इस बात को आज भी सही मानते हैं और किसंदा की इस बात को यशोधर पंत जो है वो आज भी सही मानते हैं। वो कहते हैं कि क्या जरूरत है, बताइए, 60 साल की उम्र तक आपको सरकार क्वार्टर देती है अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, और उसके बाद आप अपने गांव चले जाओ, अपने पुश्तैनी मकान में चले जाओ, तो क्या जरूरत है आपको मकान बनाने की। ठीक है ना। तो इस बात को यशोधर पंत जी जो है आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि उनका पुश्तैनी घर जो है वो टूट फूट चुका है और उस पर अनेक लोगों का हक है। जाहिर सी बात है, पुश्तैनी घर है तो वो अकेले इंसान का तो होगा नहीं, कि जैसे अगर आपके दादा अगर 2 भाई थे तो उन 2 भाइयों के 2 बच्चे भी होंगे, उनके भी 2-4 बच्चे होंगे, तो इस तरह से काफी बड़ी फैमिली हो जाती है एक पुश्तैनी घर के लिए और उन सबका भी उस पर हक होता है। और उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का अगर सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा, और ऐसा ना होने पर क्या होगा। अब देखिए वो ये सारी चीजें ना रास्ते भर सोचते जा रहे हैं कि अगर जब मैं 60 साल का होऊंगा उससे पहले मेरा दोनों तीनों बच्चों में से कोई एक लड़का जो है सरकारी नौकरी में लग जाएगा तो फिर क्वार्टर जो है खाली नहीं होगा, क्वार्टर उसी उन्हीं के पास रहेगा। और लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने मन मन में वो ये सारी चीजें सोच रहे हैं।
ठीक है ना, कि अगर इससे पहले मेरे 60 साल होने से पहले, मेरे रिटायर होने से पहले अगर मेरा कोई बेटा सरकारी नौकरी में लग जाता है तो हमसे क्वार्टर खाली नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, फिर वो मन में सोचते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका जवाब उनके पास बिल्कुल नहीं होता था कि अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आप सरकारी नौकरी में है तो आपका बेटा भी सरकारी नौकरी करेगा। ठीक है ना, तो इसका जवाब उनके पास नहीं होता था अपने खुद के लिए। ठीक है, अब देखिए आज जो है बिरला मंदिर के प्रवचनों में भी उनका मन नहीं लगा था, क्योंकि काफी सारा उहापोह उनके दिमाग में चल रहा था। और आज जो है जब वो बिरला मंदिर पहुंचे, क्योंकि जैसे मैंने आपको उनका रूटीन बताया था कि ऑफिस से निकलकर सीधे वो बिरला मंदिर जाते थे, तो वहां पर वो प्रवचन सुनते थे या खुद ही जो है भगवान की भक्ति कर लिया करते थे। तो आज उनका प्रवचनों में मन नहीं लगा और फिर से वो किसंदा के बारे में सोचने लगे। जैसे ही उम्र ढलने के साथ साथ मंदिर जाना, संध्या पूजा करना, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ना और किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते थे। कई बार जो है मन जिस चीज को नहीं मानता था कि नहीं यार अभी जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन फिर भी उनका जो दूसरा मन था जो पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ था, उसके तर्क से वो उन सब चीजों को भी, अपने मन के तर्कों को भी खत्म कर देते थे। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द, अब जैसे ही वो गीता पाठ कर रहे थे तो उसमें अचानक से जनार्दन शब्द आया और उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी जी की याद आ गई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते थे, परंतु पत्नी और बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा जो पॉइंट है यहाँ पर, ये मुझे ऐसा लगता है कि यशोधर पंत जी का, कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया ना कि आधुनिकता को तो हम अपना रहे हैं। ठीक है ना, हम स्वीकार कर रहे हैं जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, जो आधुनिक हमारा भारत है, इसमें जो सारी चीजें हैं, रिचुअल्स जो है, सब चीजें, यानी कि जैसे हम कहते हैं लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, या जो भी चीजें हैं समाज की, ठीक है ना, कि रूढ़िवादियों को हटाना है, पुरानी विचारधारा को हटाना है, पुरानी सोच को हटाना है। लेकिन जैसे मैंने एक बात चीज और आपको बताई ना कि इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं जो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली जो एक मूल्य है जो हमारे, ठीक है ना, जो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले जो हमारे मूल्य हैं, ये भी कहीं घिसते चले जा रहे हैं इस आधुनिकता में। इस चीज पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे, तो वो चीज यहाँ पर आई है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे यशोधर पंत जी जो हैं, जैसे ही उनको जनार्दन शब्द आया तो एकदम से उनके दिमाग में आया कि उनके जीजा जनार्दन जोशी जो हैं, उनकी चिट्ठी आई थी और चिट्ठी से उन्हें पता चला था कि वो बीमार हैं और वो वहां जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये सही भी है, क्योंकि इतने बड़े संसार में आपको, अगर आप अपने रिलेटिव्स के, देखिए यही है मानव मूल्य, कि आप कितने आप अगर दुख में किसी के साथ खड़े हैं, भले ही आप उनके सुख में ना जाइए, आप उनकी खुशी में ना जाइए, आप उनके सुख को भले ही एक तरह से सेलिब्रेट करने में उनके साथ नहीं रहिए, लेकिन आपका, कि आप उनके रिश्तेदार हैं, आप उनके अपने हैं, आप उनके मित्र हैं, आप उनके कोई भी, ठीक है ना, एक इंसान की पहचान, ठीक है ना, कि ये इंसान है, इसके अंदर दुख दर्द है, इसके अंदर फीलिंग्स हैं, ये कहाँ पता चलता है? जब आप किसी की परेशानी में उसके साथ खड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो जाना चाहते थे और वो एक तरह से उनकी पत्नी और बच्चे विरोध करते थे। तो वो कहते थे कि हमें अपने जो परिवार के जन हैं, अपने जो लोग हैं, उनके खुशी और गम हर मौके पर वो रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते थे, कि हमें, क्योंकि परिवार के कुछ ही लोग होते हैं जिनको हम हमेशा जो है जो हमारे हर चीज में काम आते हैं। लेकिन वो अपने बच्चों को भी वैसा बनाना चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनके रिलेटिव्स से रिश्ता रखें, उनके बारे में जानें समझें और उनसे बोलचाल रखें। किंतु उस दिन तो हद हो गई जिस दिन उनके कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा। अब देखिए ये तो उस दिन हद हो गई जिस दिन उनके कमाऊ बेटे ने, जो 1500 रुपए प्रति माह जो है कमाता था,
विज्ञापन कंपनी में, तो उसने ये उस दिन तो इस बात की हद ही हो गई जब उसने ये कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। यशोधर जी की पत्नी का कहना था कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा, माँ के मरने के बाद विधवा बुआ, यशोधर की पत्नी का, तो यहाँ पर जो है उनकी पत्नी जो कहती थी कि यशोधर जी की पत्नी कहती थी कि उन्होंने बचपन में कुछ भी नहीं देखा। उनकी विधवा बुआ जो थी उन्होंने ही यशोधर जी का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करा के दिल्ली किसनदा के पास रहे, वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ पता नहीं था। यानी कि उनकी पत्नी का कहना था कि इन्होंने जीवन में परिवार तो देखा नहीं है कि परिवार क्या होता है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किस तरह से माता पिता अपने बच्चों के लिए जैसे मतलब परिवार में रहना क्या होता है। अब जो बचपन में ही जो है उनके जो माता पिता बचपन से उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं मतलब दुनियादारी नहीं देखी है। कहने का मतलब था कि ये जबरदस्ती इनको सारे रिश्तेदार प्यारे हैं, ये सबके घर जाना चाहते हैं, ये सबको एक तरह से अपनाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने बचपन से कुछ नहीं देखा है। तो दुनियादारी क्या होती है, कैसे आपको दूसरों को ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि बचपन में ये अपनी विधवा बुआ के वहां चले गए, और यानी कि उनके भी पति नहीं थे, तो उन्होंने गरीब थी वो, और उन्होंने जैसे तैसे इनका पालन पोषण किया, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक पास करा के इनको दिल्ली भेज दिया। अब दिल्ली जैसे भेजा तो यहाँ पर भी भेजा किसनदा के पास, जो कि खुद कुंवारे थे, जिनकी पूरी सोच आप देख रहे हैं कि किस तरह की थी कि मकान तक नहीं बनाना है, और तो वहां भी उन्हें कोई दुनियादारी मालूम नहीं पड़ी। अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं है। उनकी पत्नी कहती थी कि इनको समाज में आए हुए चेंज से बिल्कुल भी चेंज का पता नहीं है कि समाज की स्थिति आज कैसी हो गई है। आज जो परिवार जन है, ठीक है ना, जो परिवार के लोग हैं वो भी अपने नहीं है, परिवार के लोग भी मतलब के लिए रिश्ता रखते हैं। तो वो इस तरह की बातें करती थी जब यशोधर बाबूजी जो है अपनी बहन के लिए या अपने भाई या अपने चाचा ताऊ के बच्चों के लिए बात करते थे, उनसे कहते थे कि आप उनसे मेल जोल रखा करो, उनके पास जाया आया करो, ठीक है। और ये सब वो सोच रहे थे। धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना उन्हें अच्छा नहीं लगा। ये सब वो सोच रहे थे जब वो बिरला मंदिर में प्रवचन सुन रहे थे। तो वो कहते हैं कि जब मैं धार्मिक प्रवचन सुन रहा हूँ, जब मैं भगवान के आगे बैठा हूँ, भगवान के भजनों को सुन रहा हूँ, भगवान की कीर्ति को सुन रहा हूँ, तो उस टाइम पर भी यदि मैं पारिवारिक जो है एक तरह से चिंतन में डूबा हुआ हूँ, परिवार के चिंतन में डूबा हुआ हूँ, तो ये अच्छा नहीं है। अब उन्होंने ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ही ठीक रहता है। अब उन्होंने फिर से ये सोचा कि ध्यान लगाने का काम तो रिटायरमेंट के बाद ही ठीक है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार हैं। क्यों मैं औरों के हिलवे में कहा कहते हैं, तथा अब एक तरह से वो उनको लगता है कि खुद को उनको फील होता है कि वो एक तरह से पैदाइशी मतलब उनको लगता है कि यार मेरे अंदर ये सब चीजें ना पैदाइशी हैं, यानी कि बुजुर्गवार हैं, यानी कि मेरी मेरी तो सोच जो है मुझे लगता है पैदाइशी बुजुर्ग की तरह है, और एक तरह से अपने आप ही वो सोच रहे हैं और फिर अपने आप ही हंस देते हैं। अब फिर वो जब किसनदा दिल्ली में रहे, अब यशोधर बाबूजी फिर से उनके बारे में सोच रहे हैं, कहते हैं कि जब किसनदा दिल्ली में रहे तो यशोधर बाबू ने उनके पीठा शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाया। यानी कि जैसे होता है ना कि एक कहते हैं बायां हाथ होना, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे उनका एक बायां हाथ होना, बिल्कुल उनका काम करना, उनका कार्यकर्ता, उनका उत्साही कार्यकर्ता होना, और पीठा शिष्य होना, पट शिष्य होना, बिल्कुल एकदम से फॉलो करने वाला, ठीक है ना। तो उनके जाने के बाद घर में होली गवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जनेऊ पुन्यू के दिन सबको मावनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना आदि कार्य वो पत्नी और बच्चों के विरोध के बावजूद भी करते थे। यानी कि जब जो किसनदा थे वो जब जीवित थे तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, जैसे पहाड़ में कुमाऊं की होली जो होती है वो बहुत ज्यादा फेमस होती है, आपने सुना होगा कभी या जाना होगा। तो वो क्या करते थे, जब वो चले भी गए थे, कौन,
किसनदा जब चले भी गए थे तो उसके बाद भी वो जो एक किसनदा ने जो बनाई हुई थी रीत कि किस तरह से जितने भी होली के दिनों में जितने भी कुमाऊनी लोग हैं उनको घर में बुलाकर होली करवाना और रामलीला की प्रैक्टिस के लिए अपना एक क्वार्टर एक कमरा दे देना कि आप बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिस करो, रोज जो रामलीला का मंचन किया जाता है। तो पहाड़ों में हमारे कुमाऊं की जो रामलीला है वो भी बहुत ज्यादा जो है फेमस होती है। बहुत अच्छे तरीके से वहां पर रामलीला का पाठ और एक तरह से मंचन किया जाता है। तो और जनेऊ पुन्यु होती है राखी का दिन, ठीक है ना, उसको कहते हैं जनेऊ पुन्यु। तो उस दिन जो है मेनली जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जनेऊ चेंज करते हैं और हाथ में जो है अपने यजमानों के हाथ में कलावा बांधते हैं। तो वो भी एक रक्षा सूत्र होता है। तो उस दिन वो क्या करते थे, जबरदस्ती अपने पत्नी और बच्चों के विरोध के बावजूद भी सब कुमाऊनियों को अपने घर में बुलाते थे और जनेऊ बदलवाते थे। वे यह भी चाहते थे कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते थे और वो हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे उनसे सलाह लें, यानी कि उनसे पूछें, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ जानें। लेकिन उनके बच्चे जो है हमेशा उन्हें उपेक्षित करते थे, यानी कि वो कुछ कहते भी थे तो वो उन्हें लताड़ देते थे कि आप तो बस पुरानी चीजों में आपका मन है, आप सिर्फ पुरानी बातें करते हैं, आप पुरानी चीजों को फॉलो करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद, जैसे प्रवचन सुन रहे थे तो उसके बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। जैसे मैंने बताया था कि वो बिरला मंदिर के बाद कहाँ जाते थे, पहाड़गंज। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, यानी कि वो सोचते थे कि अब जो है ऐसा समय आ चुका है कि उनके बच्चों को भी परिवार की जिम्मेदारी उठाना सीखना चाहिए। देखिए, पढ़ाई लिखाई करना और अच्छी नौकरी करना ये जरूरी है, ये काफी हद तक जरूरी है। लेकिन वो चाहते थे कि जो एक जीवन जीने के लिए जो सबसे नेसेसरी चीज होती है, अपनी जिम्मेदारियां उठाना, कि घर पर क्या चीज नहीं है, क्या चीज लाना है, क्या सब्जी नहीं है। तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो है घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपसी लड़ाई से उन्हें इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। यानी कि जब भी वो इस बात की बहस घर पर किया करते थे, बात किया करते थे कि आप लोग को थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए, कभी कोई सब्जी ले आए, घर का सामान ले आए, राशन ले आए, हेल्प करे, मदद करे, तो आपस में बच्चों की बहस हो जाती थी आपस में कि ये फ्री है इसे करना चाहिए, या इसके पास टाइम है इसे करना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है मैं कब करूं। तो इस कारण उन्होंने अब ये टॉपिक उठाना ही छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों में बहस घर में हो जाती। बच्चे चाहते थे कि वे इन कामों के लिए नौकर रख लें। उनके बच्चे जो चाहते थे वो चाहते थे कि इस काम के लिए तो नौकर रखे जा सकते हैं। यशोधर को यह समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, ये उनको थोड़ा सा समहाउ इम्प्रॉपर लगता था कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या वह ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसों से करने की धौंस देता है, घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है, वह हर चीज पर अपना हक समझता है। यानी कि एक पिता ने जो है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुंचा दिया और आज उनका बेटा जो है ना तो उनको सैलरी कुछ देता है, ना ही ऐसा कोई ज्वाइंट अकाउंट है पिताजी के साथ, और वो घर पे बहुत सारी चीजों को वो धौंस देता है कि ये भी मेरे पैसों से होता है, ये भी मेरे पैसों से होता है, ये भी मेरे पैसों से होता है। और ज्यादातर परिवर्तन चेंजेस जो हो रहे हैं, जैसे आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया पहले के टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिसकी नीड नहीं होती थी, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, या किचन जो प्रोडक्ट्स हैं, या साजो सामान जो है, ठीक है ना। तो वो अब हर चीज अपने पैसों से कर रहा था और इसी कारण वो हर चीज पर अपना हक भी समझता था। तो यहाँ पर आपने देखा काफी सारी चीजें आपने यहाँ पर समझी, किस तरह से एक जो जनरेशन गैप के कारण किस तरह से माता पिता और बच्चों में जो मतभेद आज के टाइम पे भी देखे जा सकते हैं, उसका एक रियल एग्जाम्पल यहाँ पर है। और आगे आप देखिए चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, और जैसे मैंने बताया लॉन्ग आंसर टाइप इससे क्वेश्चन आते हैं, तो जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करें, कुछ प्रश्न बनाने का प्रयास करें, कहीं पर कोई डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।